नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। ईरान से भारतीयों की वतन वापसी। ईरान से निकाले गए अब तक 110 भारतीय छात्रों को लेकर विमान दिल्ली पहुंचा। तो ईरान से निकाले गए अब तक 110 भारतीय छात्रों को लेकर विमान दिल्ली पहुंचा है। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने का सरकार का अभियान जारी है और अब तक कुल 110 छात्रों को वहां से सुरक्षित निकालकर भारत लाया जा चुका है। इन छात्रों को लेकर एक विशेष विमान दिल्ली पहुंच चुका है, जहां उनके परिजन बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। और छात्रों की वतन वापसी से परिवारों में खुशी का माहौल भी देखने को मिला है। विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास की सक्रियता से ये रेस्क्यू संभव हो पाया है। सरकार की ओर से पहले ही कहा गया था कि सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य जांच और जरूरी औपचारिकताओं के बाद सभी छात्रों को उनके घर भेजा जा रहा है और अभी और भी भारतीय नागरिकों की वापसी की प्रक्रिया जारी है और सरकार ने इस अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ईरान से भारतीयों की वतन वापसी और बेहद अहम, जिस तरीके से देखे ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण है और ऐसे में जो भारतीय लोग वहां रह रहे हैं, छात्र रह रहे हैं, उनको लेकर लगातार यहाँ अभिभावक राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, हर किसी से भारतीय छात्रों की वतन वापसी की गुहार लगा रहा था। और ऐसे में अब सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है। 110 भारतीय छात्रों को लेकर विमान दिल्ली पहुंचा है। और बात करते उपचुनाव की। 4 राज्यों की 5 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग आज गुजरात, केरल, बंगाल और पंजाब में जो है ये राज्य है जहां उपचुनाव हो रहे हैं और सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू। 23 जून को आएंगे चुनाव के नतीजे। प्रशासन ने मतदान की प्रक्रिया की पूरी तैयारी कर ली थी और आज 4 राज्यों में मतदान जो है वो हो रहा है और 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। जिन राज्यों में उपचुनाव चल रहे हैं, हो रहे हैं, वे गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब। ये वो 4 राज्य हैं जहां उपचुनाव जारी है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की है। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और मतदान केंद्रों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इन उपचुनाव के नतीजे 23 जून को घोषित किए जाएंगे। राजनीतिक दलों के लिए उपचुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं क्योंकि ये न सिर्फ स्थानीय मुद्दों का संकेत देंगे बल्कि आगामी चुनावों के लिए भी एक दिशा तय कर सकते हैं। जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लोकतंत्र को मजबूत कर रही है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में राष्ट्रपति जोरान मिलोनोविक से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच व्यापार, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने भारत और क्रोएशिया के बीच संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्य और वैश्विक शांति के प्रति समर्पण द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं और इस बैठक को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मित्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दोनों देशों ने तकनीकी आदान प्रदान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और निवेश को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। यह दौरा भारत की विदेश नीति और वैश्विक प्रभाव को सशक्त बनाने वाला माना जा रहा है। और गुजरात के गांधीनगर से खबर, जहां तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित कई इलाकों में बारिश का पानी भर चुका है और ये तस्वीरें भी सामने आई। जलभराव से सड़कों पर यातायात बाधित। प्रशासन ने शुरू किया राहत कार्य। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जानकारी आपको बताते चले, सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात पूरी तरह प्रभावित है और तस्वीरें भी सामने आई। वहीं वाहन जो है रास्तों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए राहत और जल निकासी का काम शुरू कर दिया है। नगर निगम की टीमें प्रभावित इलाकों में तैनात कर दी गई है और पंप की मदद से पानी निकालने की कोशिशें भी जारी है। स्थानीय लोग प्रशासन तेज कार्रवाई की मांग कर रहे हैं क्योंकि जलभराव से घरों में भी पानी घुसने लगा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और बारिश की संभावना जताई, जिससे चिंता और बढ़ गई है।
और वहीं केरल के मलप्पुरम जिले की नीलांबुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है। यूडीएफ उम्मीदवार आरदान शौकत ने विट्टीकुथ सरकारी एलपी स्कूल के बूथ नंबर 184 पर अपना वोट डाला है और इस उपचुनाव में 3 प्रमुख उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एलडीएफ की ओर से एम स्वराज मैदान में है, जबकि बीजेपी ने एडवोकेट मोहन जॉर्ज को टिकट दिया है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है। चुनाव आयोग की निगरानी में पूरे क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से चल रही है। नीलांबुर उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे कि जनता किस पार्टी पर अपना भरोसा जताती है। सभी दलों के कार्यकर्ता मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए सक्रिय हैं और क्षेत्र में चुनावी उत्साह भी बना हुआ है। और उत्तराखंड के देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि आत्म शांति और चेतना को जागृत करने का एक माध्यम है। और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड ऋषियों और योग की भूमि है और सरकार इसे योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने की दिशा में काम कर रही है और इसके लिए नई योग नीति भी बनाई है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा और ग्राम स्तर तक लोगों को योग से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि हर व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच सके और इसका फायदा लोग उठा सके। और उत्तराखंड में लगातार हो रही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने गहरी चिंता जताई है। 4 धाम यात्रा के दौरान पिछले 1.5 महीने में हुई 5 घटनाओं ने लोगों में भय का माहौल बना दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन को ज्ञापन सौंपा और इन दुर्घटनाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि खटारा और तकनीकी रूप से जो कमजोर हेलीकॉप्टर हैं उन पर प्रतिबंध लगाए जाएं और डीजीसीए और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सभी नियमों का सख्ती से पालन हो। इस पर मुख्य सचिव ने भरोसा दिलाया कि शासन स्तर पर गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है और सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए सरकार हेली सेवाओं की जांच और निगरानी को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। और देहरादून से जानकारी आपको बताते चले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय दौरा देहरादून पहुंचने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। 20 जून को आशियाना जनता को समर्पित और 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर देहरादून पहुंच रही हैं और उनके आगमन से पहले प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की और ड्यूटी निर्धारण के निर्देश भी दिए। 19 से 21 जून तक चलने वाले इस दौरे में राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और आज वह एक एम्फी थिएटर का उद्घाटन भी करने वाली हैं और 20 जून को अपने जन्मदिन के अवसर पर वह राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना को आम जनता के लिए खोलेंगे और इसके साथ ही तपोवन का उद्घाटन और राष्ट्रपति उद्यान का शिलान्यास भी करेंगे और वह राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का दौरा भी करेंगे और राजभवन नैनीताल के 125 साल पूरे होने पर विशेष डाक टिकट जारी करेंगे। 21 जून की बात करें तो वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। तो कई सारे कार्यक्रम बात करें तो उनके आयोजित है और ऐसे में बेहद अहम दौरा राष्ट्रपति का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। अजय, देखिए आज बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रही हैं, क्या कुछ जानकारी दौरे को लेकर? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 5:30 बजे देहरादून में राष्ट्रपति उद्यान पहुंचेंगी और जहां पर
राष्ट्रपति निकेतन है और वहां पर वो पहुंचेंगी और उसके बाद वो एक एमपी थिएटर का उद्घाटन करेंगी और राष्ट्रपति निकेतन में जो स्टाफ क्वार्टर हैं, अस्तबल हैं, उनके बैरकों का शिलान्यास करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी और कल राष्ट्रपति का एक और कार्यक्रम है क्योंकि उनका जन्मदिन भी है, तो ऐसे में वो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण जो संस्थान है राष्ट्रपति निकेतन के बगल में, वहां पर एक प्रदर्शनी का वो करेंगे, वहां पर वो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है, क्योंकि 3 दिवसीय दौरा है, कई सारे कार्यक्रम भी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रपति आज से लेकर के 21 जून तक प्रदेश की राजधानी में रहेंगी और उनके सुरक्षा को लेकर है, तो जाहिर है कि सुरक्षा को लेकर के व्यापक प्रबंध किए जाते हैं और उसी का लगातार रिहर्सल भी देहरादून में किया गया है। और आज शाम को जब वो यहाँ पहुंचेंगी तो उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मुस्तैद हो जाएगी। इसके अलावा चूंकि राष्ट्रपति के तमाम जो कार्यक्रम है, जिन जगहों पर कार्यक्रम है, वहां पर भी पहले से ही जांच पड़ताल की जा रही है। वहां पर भी पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद रह रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राष्ट्रपति निकेतन है वो अब जनता के लिए खोला जाएगा, तो कल उसका भी उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना है और अब वो जनता भी वहां पर जा करके राष्ट्रपति उद्यान को देख सकती है। जनता भी सभी सामान्य व्यक्ति लोग जा करके वहां पर देख सकते हैं। तो बिल्कुल, देखिए 21 जून को योग दिवस भी मनाया जा रहा है और ये सबसे खास है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसकी तैयारियों में काफी पहले से जुट जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी बड़े ही आयोजन किए जाने वाले हैं जहां अन्य जो देशों से लोग हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। कई देशों को न्योता भी दिया जाए क्योंकि देखिए सीएम धामी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ योग भूमि है, ऋषियों की भूमि, और ऐसे में खुद महामहिम वहां पहुंची हुई है। इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, 21 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून में जो पुलिस लाइन है वहां पर पुलिस लाइन के मैदान में सामूहिक योग प्रदर्शन में शामिल होंगी। और क्योंकि जाहिर है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये उत्तराखंड पूरे भारत की देन है और उत्तराखंड को योग की राजधानी बनाने के लिए जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और ये प्रयास प्रधानमंत्री के स्तर पर है, मुख्यमंत्री के स्तर पर है। और ऐसे में अगर इस मौके पर राष्ट्रपति की मौजूदगी रहती है तो अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हो जाता है। और ऐसे में राष्ट्रपति पुलिस लाइन के मैदान में सामूहिक योग प्रदर्शन में शामिल होंगी और उनके इस कदम से, उनके इस कार्यक्रम में शामिल होने से लोगों में और ज्यादा उत्सुकता बढ़ेगी और ज्यादा रुझान होगा क्योंकि देश की राष्ट्रपति हैं और पूरे भारत में सकारात्मक संदेश भी जाएगा। हालांकि भारत ने योग जो है वो पूरे विश्व को दिया है और भारत की ही देन है कि पूरे विश्व के लोग अब योग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जाहिर है कि इसमें उत्तराखंड का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ऐसे में उत्तराखंड को योग की राजधानी बनाने का जो प्रयास है वो भी लगातार जारी है और राष्ट्रपति की मौजूदगी में इसमें हम कह सकते हैं कि 4 चांद लग जाए। बिल्कुल, कब तक राष्ट्रपति वहां पहुंच सकती है, क्योंकि तैयारियां जोर शोर से चल रही है, कई सारे कार्यक्रम भी हैं और इस बार राष्ट्रपति उद्यान को भी लोगों के लिए खोले जाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रपति निकेतन को आम जनता के लिए कल खोला जाएगा और राष्ट्रपति इसमें समारोह में शामिल रहेंगी। तो आगंतुकों के लिए एक सुविधा केंद्र भी बनाया गया है। इस स्मारिका का भी विमोचन करेंगे राष्ट्रपति
और राष्ट्रपति उद्यान का शिलान्यास भी करेंगी। कुल मिलाकर के 24 जून से जनता के लिए ये राष्ट्रपति उद्यान खोल दिया जाएगा, राष्ट्रपति निकेतन खोल दिया जाएगा। तो जाहिर है कि एक बड़ा कार्यक्रम जरूर है और राष्ट्रपति की मौजूदगी को लेकर के प्रशासनिक तंत्र पहले से ही काफी मुस्तैद है, सभी तैयारियां भी कर ली गई हैं और अब इंतजार किया जा रहा है कि राष्ट्रपति के पहुंचने का। हालांकि जो निर्धारित समय है वो 4:30 बजे के बाद राष्ट्रपति देहरादून के जौहरी ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी और वहां से वो सड़क मार्ग होते हुए राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उनका राजभवन में भी कार्यक्रम है और राजभवन में वो रुकेंगी और उसके अलावा कल से उनके जो तमाम कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में वो शामिल होंगी। 21 तारीख तक का देहरादून में उनका रहने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी और इसी के साथ साथ जो अन्य कार्यक्रम है तमाम जगह शामिल होंगी। 3 दिवसीय बेहद अहम दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा, जिसके लेकर अगर हम बात करें तो साफ सफाई के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह दुरुस्त किए जा रहे हैं। और वहीं बढ़ते आगे चंडीगढ़ से एक और जानकारी आपको बताते चले, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। सेक्टर 54 की आदर्श कॉलोनी में कार्रवाई, प्रशासन ने ध्वस्तीकरण अभियान चलाया है। तो चंडीगढ़ प्रशासन ने सेक्टर 54 स्थित आदर्श कॉलोनी में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया और इस अभियान के तहत कई ढांचों को गिरा दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी तरह की विरोध ना हो। प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी किया था, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी जो है ये कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने साफ किया कि शहर में अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये अभियान नगर योजना विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के तहत चलाया गया है। स्थानीय लोगों को भी पहले सूचित किया गया था। प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में अन्य इलाकों में भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी ताकि शहर में अवैध कब्जों और निर्माण को रोका जा सके। और पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। भाजपा उम्मीदवार आशीष घोष ने नादिया जिले के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम इस दौरान देखने को मिली। चुनाव आयोग की ओर से हर बूथ पर निगरानी की व्यवस्था की गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती से माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। स्थानीय लोगों में लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर उत्साह भी है। सभी प्रमुख दलों के कार्यकर्ताओं को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। ये उपचुनाव राज्य की राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है और इसके परिणाम पर सभी की नजरें भी टिकी हुई है। और जब देश की सीमाएं खतरे में हो और आसमान से मिसाइलें या ड्रोन हमला करे, तब सिर्फ सैनिकों का हौसला नहीं बल्कि तकनीक भी दुश्मन को जवाब देती है। और हाल ही में भारत पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिशों को भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया और उसमें सबसे अहम भूमिका निभाई रूस से हासिल की गई अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली S-400 ट्रायम्फ ने। इस सफलता ने एक बार फिर S-400 को भारत के आसमान के ढाल साबित कर दिया। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो पाकिस्तान की लौर पर डरावनी हो सकती है। रूस का अगली पीढ़ी के एयर डिफेंस सिस्टम S-500 जो अब ये दुनिया के सामने आने को तैयार है, जिसे लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। एयर डिफेंस सिस्टम S-500 S-400 से भी अधिक एडवांस और घातक है। बेहतर रेंज, तेज रिएक्शन टाइम और अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को भी नष्ट करने की क्षमता से लैस। अगर भारत को आने वाले समय में S-500 की आपूर्ति होती है तो यह देश वायु रक्षा को नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा।
पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक रणनीतिक झटका होगा, क्योंकि S-500 की मौजूदगी से भारत का हवाई कवच लगभग अभेद्य हो जाएगा। यानी कि मतलब साफ है कि अब भारत की हवाई सुरक्षा और मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रूस से मिले अत्याधुनिक S-400 ट्रायम्फ सिस्टम की तैनाती के बाद अब भारत की नजर उससे भी एक कदम आगे की तकनीक पर है, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दरअसल रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मास्को यात्रा के दौरान इस नई पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दोबारा रखा। अगर यह समझौता होता है तो भारत न केवल अपनी सीमाओं को और सुरक्षित कर सकेगा, बल्कि अत्याधुनिक रक्षा तकनीक के निर्माण में भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएगा। हाल ही में भारत पर हमले की कोशिश। 7 मई 2025 की सुबह भारत ने पाकिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन ये हमले S-400 ट्रायम्फ और एकीकृत काउंटर UAS सिस्टम की वजह से सफल नहीं हो पाए। S-400 ट्रायम्फ दुश्मन के लिए सुदर्शन चक्र। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे साल 2007 में रूस ने पहली बार अपनी सेना में शामिल किया था। यह प्रणाली विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हवाई खतरों को 400 किलोमीटर दूर से पहचान सकती है और उन्हें मार गिरा सकती है। भारत ने इस प्रणाली को सुदर्शन चक्र नाम दिया, जो अपने आप में एक संकेत है कि यह कितनी घातक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करती है। भारत और रूस के बीच हुआ था बड़ा सौदा। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस से 5.43 अरब डॉलर की लागत से 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने का समझौता किया था। अब तक 3 रेजिमेंट भारत को मिल चुकी है और 2026 तक आने की उम्मीद है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें कुछ देरी हुई। पहला स्क्वाड्रन 2021 में भारत पहुंचा था। ये आदमपुर और हलवारा एयरबेस पर तैनात है। एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरियां होती है। एक बैटरी में 8 लॉन्चर वाहन यानी TEL, 2 रडार और 1 कमांड पोस्ट होता है। कैसे करता है S-400 काम? यह सिस्टम बेहद तेज और सटीक है। इसे तैनात करने में केवल 5 मिनट लगते हैं। एक साथ यह 300 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 को एक साथ निशाना भी बना सकता है। S-400 4 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल करता है। 40N6E 400 किलोमीटर रेंज, 48N6E3 250 किलोमीटर रेंज, 9M96E2 120 किलोमीटर रेंज, 9M96E 40 किलोमीटर रेंज। यानी इन मिसाइलों की मदद से यह सिस्टम अलग अलग दूरी और ऊंचाई से आने वाले खतरों को ढूंढता है और खत्म करता है। क्यों है S-400 इतना जरूरी? दुश्मन के विमान या ड्रोन को पहले ही करता है ट्रैक, अत्यधिक ऊंचाई और लंबी दूरी से भी कर सकता है हमला। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग यानी GPS ब्लॉक करना इससे प्रभावित नहीं होता। एक ही समय में कई खतरों से निपट सकता है। किसी भी दिशा से आने वाले हमले को रोक सकता है। भारत ने इस सिस्टम को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया है, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर। पश्चिम बंगाल में स्थित यह इलाका भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को जोड़ता है और चीन बांग्लादेश की गतिविधियों के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। साथ ही पंजाब का सीमावर्ती इलाका पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ तैनाती की गई है। बताते चले कि रूस फिलहाल अपने नए S-500 वायु रक्षा सिस्टम पर काम कर रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 में रूस यात्रा के दौरान रूस ने S-500 को भारत के साथ मिलकर बनाने का प्रस्ताव फिर से रखा। अब अगर यह समझौता होता है तो भारत दुनिया की सबसे आधुनिक वायु रक्षा तकनीक विकसित करने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। एयर डिफेंस। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।